ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हीट लेक्चर फर्स्ट, देखते हैं हीट क्या है। हीट बेसिकली फॉर्म होती है, एक रूप होती है एनर्जी। ओके, तो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कैसी एनर्जी है? बेसिकली हीट जो होती है उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ओके, लेट्स से समझो यहाँ एक बॉडी है और वो टेम्परेचर ए पे है। ओके, मान लो ये बॉडी है ए और यहाँ एक दूसरी बॉडी है बी जिसकी टेम्परेचर टी बी है। ओके, हम क्या कर रहे हैं? एक मेटालिक कंडक्टर यूज कर रहे हैं और दोनों बॉडी को एक दूसरे से कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। क्या होगा जब बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगी थ्रू दिस कंडक्टिव मटेरियल? हीट फ्लो होगी इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ। मतलब जिस बॉडी की टेम्परेचर ज्यादा है उस बॉडी से हीट ट्रेवल करेगी जिस बॉडी के पास टेम्परेचर कम है। ओके, तो हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ओके, तो यहाँ इस तरह से इस मेटल से होते हुए हीट यहाँ जाएगी। अब यहां से यहां आ गई, मान लो बॉडी बी में आ गई, अब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी ए से हीट चली और बॉडी बी को पहुंच गई और हम कह भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हीट तभी तक अस्तित्व में रहेगी, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक कि वो फ्लो कर रही है, ट्रांजिट में है। जैसे ही टारगेट के पास चली गई, हीट खत्म, वैनिश, टाटा बाय बाय। तो हीट का होगा क्या? हीट जो है इस बॉडी में जाएगी और इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। मतलब मान लो पहले इस बॉडी के पास इंटरनल एनर्जी U थी, हीट आने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ओके, और ये U से डेल U में कन्वर्ट होगी। अब समझेंगे एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी क्या है। ठीक है, उससे पहले हीट के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, बिकॉज हीट एनर्जी है इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी, क्योंकि सारी एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml² T⁻²। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लेटर क्यूब से। ओके, लेकिन जो वाइडली यूज्ड यूनिट है हीट की वो जूल नहीं है, वो कैलोरी है। हीट की एसआई यूनिट जूल है, लेकिन जो वाइडली यूज्ड यूनिट है वो जूल नहीं है, वो कैलोरी है। तो वाइडली यूज्ड यूनिट जो है वो कैलोरी है। ओके, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होती है नियरली, एंड 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी होती है नियरली। ओके, तो हीट के बारे में हमने जान लिया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस। दोनों में क्या डिफरेंस? टेम्परेचर बेसिकली एक बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है कि एक बॉडी कितनी डिग्री हॉट है, कितना एक्सटेंट उसकी हॉटनेस बता रही है। ठीक है,
और हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। ओके, टेम्परेचर की वाइडली यूज्ड यूनिट डिग्री सेल्सियस होती है या डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी बोलते हैं फॉर इजी कैलकुलेशंस। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी को समझते हैं। देखो, मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, है ना, जनरली। सॉलिड 2 और होते हैं जिसको हम डील नहीं करेंगे, लिक्विड और गैस। क्लियर? तो सॉलिड में जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है? लिक्विड के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 2 पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में फोर्स कंपेयर टू सॉलिड कम होती है, यानी इंटरएक्टिव फोर्स कम रहती है, इंटर पार्टिकल फोर्स कम रहती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। गैस में और भी कम होती है। ओके, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। गैस के पार्टिकल इसलिए दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। लिक्विड की जो पार्टिकल्स होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपेयर में दूर होती है। ओके, गैस और लिक्विड की पार्टिकल्स लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो फ्लो करते हैं, इसलिए इनको फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके, गैस और लिक्विड को फ्लूइड बोलते हैं। अब इन तीनों के पार्टिकल, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, ये मूव करते रहती है, मोशन में रहती है। मान लो ये तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस रूम टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पर। तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे जिगल करेगी, ऑसिलेट करेगी, थोड़ा बहुत वाइब्रेट करेगी। करेक्ट? या एक जो मॉलिक्यूल्स हैं ये या एटम्स आगे पीछे क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव भी करेगी और वाइब्रेट भी करेगी थोड़ी बहुत। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशंस में होंगे, काफी ज्यादा मूव करेंगे, है ना, और उनकी डायरेक्शंस रैंडम होगी, कोई फिक्स डायरेक्शंस नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूल के पास होती है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बहुत ही ज्यादा होगी कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी किससे? सॉलिड से। ओके, तो ये जो रूम टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं, मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसकी कुछ वेलोसिटी और इसकी कुछ वेलोसिटी, करेक्ट? तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? गैस के पास जो है काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरएक्टिव फोर्स काफी कम है, तो इसलिए गैस में पोटेंशियल एनर्जी काफी कम होगी, ना के बराबर। लिक्विड में पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होंगी, सॉलिड में काइनेटिक होंगी थोड़ी सी और पोटेंशियल्स भी। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा, है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा। ठीक है, हो गया। अब डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल्स
जिससे गैस बने हुए हैं, है ना, इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर? गैस 27 डिग्री सेल्सियस पे है, इसकी मॉलिक्यूल्स के पास कुछ वेलोसिटी है, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी है, क्लियर हो, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल जो एनर्जी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। सेम डेफिनेशंस एप्लीकेबल है लिक्विड और सॉलिड के ऊपर। अब अगर इसकी टेम्परेचर ज्यादा होगा 27 से मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, या कह लो टेम्परेचर डिपेंड करता है इनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के ऊपर। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? ज्यादा हो गई तो इनके पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और इस वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं क्या होता है। सॉलिड ए से मान लो, या इसके अंदर गैस ही है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में हीट फ्लो कर रही है, तो हीट यहां से यहां गई, ये जो एक्स्ट्रा हीट बी में गई है वो क्या करेगी? इसके मॉलिक्यूल्स के एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इसका मॉलिक्यूल्स और फास्ट मूव करेगा, यानी उसके पास और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ज्यादा होगी इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा उससे पता चलता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ये कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, ओके, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का। एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो उसकी टेम्परेचर भी क्या होगी? बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, और इंटरनल एनर्जी सबसे ज्यादा गैस की होती है। ओके, तो इंटरनल एनर्जी गैस की ज्यादा होगी किससे? लिक्विड से, और ज्यादा होगी सॉलिड से। इसी तरह जो इंटर एटॉमिक फोर्स होगी वो सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, लास्ट में गैस होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, हीट ट्रांसफर कितने तरीकों से हो सकती है? तो तीन है। पहला जो है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो सबसे पहले हम कंडक्शंस को देखेंगे। देखो, दो बॉडी ए और बॉडी बी जब कांटेक्ट में हो किसी कंडक्टर के थ्रू या
एक ही बॉडी के दो रीजन, यहाँ पे आप हीट दे रहे हो, तो ये जो रीजन्स है ये हॉट रीजन है, और ये जो रीजन्स है ये कोल्ड रीजन है। यहाँ ये हॉट बॉडी है और यहाँ ये कोल्ड बॉडी। ओके, या दो बॉडी लेते हैं ये और इसको कांटेक्ट में लाते हैं यहाँ पे एक बी के साथ, ये हॉट बॉडी है या कोल्ड बॉडी। ओके, तो हमें पता है हीट फ्लो होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक, लेकिन कब तक? हमेशा फ्लो होती रहेगी? नहीं। जब दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम हो जाए तो हीट का फ्लो होना बंद होगा। हम ये भी बोल सकते हैं हीट तभी तक फ्लो करती है जब तक कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहती है, और हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में हीट फ्लो करती है। क्लियर? तो यहाँ दो बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में है। ओके, इस केस में दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इस केस में दो बॉडी कांटेक्ट में है एक तीसरी बॉडी की हेल्प से, एक तीसरी मटेरियल की हेल्प से। यहाँ एक ही बॉडी है, लेकिन ये जो रॉड समझ लो, यहाँ पे हम इसको हीट सप्लाई दे रहे हैं, तो ये क्या बन गई? हॉटर रीजन्स बन गई और ये कोल्डर रीजन बन गई। तो इस एक ही बॉडी में दो अलग रीजन है, हॉट रीजन और कोल्ड रीजन। तो हीट जो फ्लो करेगी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ। ओके, अब दूसरा कन्वेक्शन। देखो, अगर यहां पे एक हॉट बॉडी है, मतलब गरम गरम आयरन है, ठीक है, आयरन है जिसको गरम किया है, क्लियर हो गया? इसके ऊपर से अगर हम वाटर फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा? ये वाटर यहां से आएगी और इसके साथ कांटेक्ट में आते हुए निकल जाएगी। तो ये जो वाटर है यहाँ जो आ रही है और यहाँ जो वाटर है, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? नहीं। यहाँ जो वाटर आ रही है उसकी टेम्परेचर कम होगी और यहाँ जो वाटर आ रही है उसकी टेम्परेचर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर फ्लो कर रही है जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से हीट ये लेते हुए अपने साथ ले जाएगा। ओके, तो ये आयरन जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हीट ट्रांसफर हुआ, करेक्ट? हीट ट्रांसफर हुआ कब? जब वाटर और आयरन कांटेक्ट में आया। तो इसको कंडक्शन क्यों नहीं बोल रही? यहाँ भी दो बॉडी है, दो डिफरेंट मटेरियल है, कांटेक्ट में आए, हीट ट्रांसफर हुआ। इसको कंडक्शन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इस केस में ये जो मीडियम है वो फ्लो कर रही है, वाटर बह रही है, हमेशा एक ही पोजीशंस पे नहीं है। पहले वाले केस में दो बॉडी एक ही पोजीशंस में रहती थी जब हीट ट्रांसफर हो रहा था। ओके, तो कन्वेक्शंस में क्या होता है? मटेरियल भी हीट के साथ फ्लो करती है। क्लियर? इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कन्वेक्शंस के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। पहला, लैंड एंड सी ब्रिज, ठीक है। विंड ही लिख देते हैं। सेकेंड, फ्लो ऑफ ब्लड,
तो दो करता हूँ, उसी से समझ में आ जाएगी। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्जॉस्ट फैन है, देखो घर, ये घर है, ओके, यहाँ पे लगा हुआ है एग्जॉस्ट फैन। क्लियर हो गया? एग्जॉस्ट फैन, ये एग्जॉस्ट फैन ऐसे ऐसे बना, ओके, ये है एग्जॉस्ट फैन। ये जब घूमेगी तो क्या करती है, हवा खींचती है ना, और बाहर निकाल देती है। एयर जो बाहर निकल रही है वो अपने साथ क्या कैरी करती है, हीट। तो ये जो है हीट बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे घर में वेंटिलेशन है, जब गर्म हवा बाहर आएगी तो उसको फिल क्या करेगी, ठंडी हवा, और हमारा घर जो है वो ठंडा होगा। ओके, तो यहाँ जो एयर फ्लो कर रही है वो किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन का। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ हीट कैरी कर रही है रूम से। इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, ब्लड। तो हमारे बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, ब्लड। ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है, ब्लड को पंप करता है हार्ट, लेकिन पूरी बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है अपने साथ क्या करता है, हीट भी कैरी करता है। इसलिए पूरी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड होती है ना, ऐसा ड्रॉप नहीं होता, कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम। फिर लैंड एंड सी विंड, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो ये ओशंस का शोर है और यहाँ लैंड, ओके। तो जो वाटर होती है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू लैंड। तो लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, और वाटर है स्लोली गर्म होती है और स्लोली ठंडा होती है। तो मॉर्निंग टाइम में 4 बजे 3 बजे सुबह लैंड जो है बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि सन रे पड़ती नहीं है रात को, तो क्या होता है, लैंड पूरी की पूरी ठंडी रहती है। और वाटर गर्म रहता है रिलेटेड टू लैंड, ओके। मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजंस क्या है। तो देखो यहाँ ये क्या है, कोल्ड रीजंस है मॉर्निंग में 4 AM में, और यहाँ है ये हॉट रीजन। तो एयर कहां से कहां फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और प्रेशर ज्यादा कहां होगा, ठंडी एरिया में। तो सुबह 4 बजे के टाइम में एयर लैंड से सी की तरफ जाएगी इस डायरेक्शन से। इसलिए जो मछुआरे होते हैं फिशर में सुबह में बोट लेते हैं और सी की तरफ मूव करके उनको आसानी होती है, क्योंकि एयर सपोर्ट करती है। दोपहर के बाद लगभग 2, 2:30, 3 बजे के अराउंड, या जब सन बहुत ज्यादा है अपने पीक पे है, उस समय क्या होता है, लैंड बहुत गर्म होता है। यानी इसको रखो 1 PM का टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, हॉट रीजन, और ये क्या बन जाएगा, कोल्ड। क्लियर? तो दोपहर के टाइम में ये बन गया हॉट और ये बन गया कोल्ड, और यहां से विंड इस डायरेक्शन में आती है। तो जब मछुआरे आते हैं तो भी विंड उनको सपोर्ट करती है। क्लियर? अब बिकॉज देखो, अब वाटर को ध्यान में रखो और देखो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा, तो इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। मॉर्निंग में ये धीरे धीरे स्लोली गर्म होगी और ये क्विकली गर्म हो जाएगा। तो 12-1 बजे तक ये बहुत ज्यादा गर्म होगा लैंड, और ये क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। क्लियर हो? रात पड़ते ही ये तुरंत ठंडा होना स्टार्ट होगा और ये स्लोली ठंडा होगा। तो सुबह 4 बजे ये क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और ये क्या होगा, इसके कंपेयर में कम ठंडा होगा। और विंड सुबह में यहाँ से यहाँ, वाइस वर्सा दोपहर में यहाँ से यहाँ जाएगी। इसी को लैंड एंड सी ब्रीज या लैंड एंड सी विंड बोलते हैं। तो यहाँ कन्वेक्शंस कहाँ आया, यहाँ कन्वेक्शन ऐसे आया कि यहाँ देखो लैंड था और यहाँ थी
ओशंस। ठीक है, ये कोल्ड बॉडी थी सुबह और ये हॉट बॉडी थी। तो हवा यहां से आई, इससे हीट कैरी करते हुए ऊपर की तरफ उठ गई, है ना, हीट कैरी करते हुए ऊपर की तरफ उठ गई। क्लियर हो? क्योंकि गर्म हवा क्या होता है, एक्सपैंड करता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, और इसको फिर क्या करेगा, ठंडी हवा। आगे चलते हैं। अब हम चाय को देखते हैं। ये समझो चाय की प्याली है, काफी गर्म है, तो आप क्या करते हो, यहाँ फूंक मारते हो, ब्लो करते हो, ठीक है। तो हवा क्या होती है, इससे टकराती है, हीट कैरी करती है और एक्सपैंड होके हल्की होती है, लाइट होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज़्यादा होती है और ये ऊपर उठ जाती है, और हमारा चाय क्या होता है, ठंडा होता है। कन्वेक्शन समझ में आ गया। अब समझेंगे थर्ड, रेडिएशन। रेडिएशंस में देखो क्या होता है, रेडिएशंस में मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। तो सवाल पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी मीडियम है, ऐसा कौन सा मोड है हीट ट्रांसफर का जिसमें मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो है रेडिएशन। रेडिएशंस में मटेरियल मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो ये है अर्थ, धरती माता, और यहाँ है हमारे पालक, हमारे मालिक सन। क्योंकि अर्थ को जो भी एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से। तो यहाँ से रेडिएशंस फॉल करता है अर्थ के ऊपर। तो बीच में यहाँ क्या है, एम्प्टी स्पेस है, वैक्यूम है, ओके। तो वैक्यूम से रेडिएशन ट्रेवल करते हुए अर्थ पे आता है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है रेडिएशंस के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। अब एक और चीज लो, अगर किसी बॉडी की टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, दुनिया में कोई भी बॉडी जिसकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो रेडिएशन मतलब हीट रेडिएट करेगी और रिसीव भी करेगी, अब्जॉर्ब भी करेगी, ओके। एब्जॉर्प्शंस और रेडिएशंस दोनों होगा, क्लियर। अगर उस बॉडी की टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो अर्थ पे, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो हीट रेडिएट भी कर रही है और हीट रिसीव भी कर रही है अपने आस पास जितने ऑब्जेक्ट हैं उससे। यानी मैं इस रूम में खड़ा हूं तो ट्यूबलाइट, टेबल वगैरह हर जगह मेरी बॉडी से हीट जा रही है और उससे मेरी बॉडी में आ रही है। एक और सवाल है, सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, रेडिएशन, ओके। रेडिएशन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। नेक्स्ट, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल तो हीट से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी मतलब मूव करना, कंडक्ट करना, कम्यूट करना, ओके। तो मान लो ये एक रॉड है, क्लियर हो गई। इस रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, और इस रॉड की लेंथ जो है
वो x है। देखो इस रॉड की क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और इसकी लेंथ जो है वो x है। ये जो रीजन्स है ये इसको हम हीट सप्लाई दे रहे हैं, मतलब ये क्या हो गई हॉट रीजन। मान लो ये रीजन है TH और ये जो रीजन है कोल्ड रीजन है B और यहाँ टेम्परेचर है TC। ऑब्वियस है हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, रीजन A से रीजन B, और मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया भी A ही ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, A क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है दोनों रीजन में, TH माइनस TC। TH माइनस TC क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू रीजन, हॉट रीजन एंड कोल्ड रीजन। X क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एक टर्म है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वो हो जाएगी डेल्टा T बाय X, और डेल्टा T क्या है TH माइनस TC, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T इक्वल टू TH माइनस TC। ओके, अब कंसीडर कर लो यहां से हीट यहां जा रही है रीजन A से रीजन B की तरफ, और हीट की जो ट्रांसफर है वो स्टडी है, क्लियर, मतलब यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रही। कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, यहां ले लो, यहां, हर एक क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्म रेट से यहां वो जा रही है, क्या हीट। आगे देखते हैं, मान लो T टाइम में Q हीट यहां से यहां गई, T टाइम में कितनी हीट यहां से यहां गई, Q हीट। तो लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहता है ये जो हीट Q है जो T टाइम में यहां से यहां गई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर ग्रेडियंट के, यानी TH माइनस TC अपॉन X, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा देर तक हीट अलाउ करोगे मूव करना, उतना ज्यादा हीट जाएगा। ओके, क्लियर है। तो अगर आप इसको यहां से एक और चीज है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी ये हीट सप्लाई डिपेंड करती है। फिर से बता दूं कि जो हीट सप्लाई है यानी हीट ट्रांसफर जो हो रही है, ओके, वो डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर और टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर। Q इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालेंगे और वो हो जाएगी रो TH माइनस TC बाई TA बाई X। बुक में K डालते हैं तो मैं भी K ही डाल देता हूं, और इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है इसी को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। Q बाई T ये है हीट करंट, और ये इक्वल हो जाएगी K TH माइनस TC इंटू A बाई X। यही थी थर्मल कंडक्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस
थर्मल रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन ये करंट, जैसे ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट, उसी तरह यहाँ हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन हीट करंट। ओके, तो ये देखो करंट है I इक्वल टू क्या होता है V बाय R, ये हो गई V, तो R क्या हो जाएगी ये वाली टर्म्स पूरी, यानी X बाय A K। मैं लिख देता हूँ, थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी X बाय A K। ये कंडक्टिविटी है, अगर रेजिस्टिविटी में लिखना हो तो रो यूज कर लेते हैं, तो रो X बाय A। याद करो रेजिस्टेंस क्या होता है रो L बाय A, बैटरी है ना। ओके, ये हो गई थर्मल रेजिस्टेंस, R इक्वल टू रो X बाय A या X बाय K। कुछ और पढ़ेंगे, पहले मैं इसको रब करूं। ओके, तो देखो ये एक मटेरियल है A और यहाँ एक मटेरियल है B, इसके बीच में एक तीसरी मटेरियल डालेंगे, है ना। अगर यहां से यहां जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी रेट ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए इस मटेरियल की वजह से, इंटरवीनिंग मीडियम की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं डायाथर्मिक मटेरियल, डायाथर्मिक मटेरियल। अगर यहां से यहां जो हीट है वो सप्लाई रुक जाए या कम हो जाए, स्लो हो जाए फ्लो होना, उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मटेरियल। ओके, मैं फिर से बता दूं, दो कंडक्टर हैं जैसे ये, ओके, इनके बीच में एक इंटरवीनिंग मीडिया आई, ओके, और हीट जो ट्रांसफर पहले से हो रही थी उसकी रेट ज्यादा हो गई तो उस मीडिया को बोलेंगे डायाथर्मिक, अगर कम हो गई तो हम बोलेंगे उसको एडियाबैटिक। थर्मल रेजिस्टेंस क्या था रो इंटू एक्स बाय के या x बाय k इंटू ए। थर्मल कंडक्टेंस बोलते हैं 1 बाय आर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टेंस। वो क्या हो जाएगी के ए बाय एक्स। अब जो हीट थी वो क्या थी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू एरिया और यहां के, ओके, के पी एच, और इसको मल्टीप्लाई किया था टाइम के साथ, तो ये हो गई हमारी हीट। तो यहां से कंडक्टिविटी के क्या आ जाएगी, के आ जाएगी क्यू एक्स बाय के पी एच माइनस टी सी ए इंटू टी। ओके, तो हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है।